नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और सितंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा पहला पार्ट है। इससे पहले गिरिराज पत्रिका के जो है वो अगस्त महीने को हम कवर कर चुके हैं। प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं अभी तक, उन सबको हम यहाँ पर गिरिराज पत्रिका में जो है वो कवर कर चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडियाज फर्स्ट स्टेट सपोर्टेड बायोचार प्रोग्राम लॉन्च। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला जो है वो राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। देखिए, ये जो है वो स्टेट के द्वारा सपोर्ट किया गया एक बायोचार कार्यक्रम है, बायोचार प्रोग्राम है। इसको जो है वो स्टार्ट किया जाएगा और ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरे इंडिया का ये पहला होगा, भारत का ये पहला होगा और इसको हमीरपुर में जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है, बायोचार करके टर्म जो है वो इस्तेमाल हुई है। पता होना चाहिए कि ये बायोचार है क्या। देखिए, बायोचार ना एक कार्बन युक्त एक काला पदार्थ होता है, मतलब कार्बन की प्रेजेंस इसमें जो है वो ज़्यादा होती है और इसे जो जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उस प्रोसेस को जो है वो पायरोलिसिस प्रोसेस जो है वो बोला जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो जैसे जंगलों में लकड़ी होती है वो आधी जली हुई होती है, उस आधी जली हुई लकड़ी को ये क्या करता है, एक फर्टिलाइज़र के रूप में भी कन्वर्ट कर देता है। उसको जो है वो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी वो जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इनके वो मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाती है, पौधों के लिए भी वो यूज़फुल जो है वो मानी जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मेन प्रॉब्लम मानी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है ये अलग करने में जो है वो मदद करती है। तो इस तरह से बायोचार को आप सिंपल शब्दों में जो है समझ सकते हैं। हमीरपुर जिले में इसका संयंत्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। अगर बात करें चर्चा में आने के पीछे का रीज़न, तो अभी कहा गया है कि हमीरपुर का जो नेरी क्षेत्र है वहाँ पर 6 महीनों में जो है वो इस बायोचार संयंत्र को जो है वो स्थापित कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो इस मीटिंग की जो है वो अध्यक्षता की और इसको जो है वो तीन इंस्टीट्यूशन हैं जिनके बीच में ये MOU हुआ है। एक तो नौणी यूनिवर्सिटी है जो कि सोलन में स्थित है, दूसरा जो है वो हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और तीसरा जो है वो प्रो क्लाइम सर्विस लिमिटेड एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है। उनके बीच में जो है ये ट्राइलेटरल एक MOU जो है वो हुआ है, इनके त्रिपक्षीय समझौता जो है वो हुआ है। इस अवसर पर जो है वो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण में भी जो है ये एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। यहाँ से जो है वो लोगों को आजीविका भी मिलेगी और यहाँ पर जो जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती हैं वो भी कम होंगी। चीड़ की पत्तियाँ होती हैं, बांस के पेड़ पौधे होते हैं, बांस है, पेड़ पौधे हैं, वैसी सामग्री जो है वो पैदा करके जो है बायोमास का उपयोग किया जाएगा और बायोचार का उत्पादन जो है वो किया जाएगा। लोगों को रोजगार मिलेगा और भी छोटे छोटे चीज़ें यहाँ पर आकर जो है वो जुड़ेंगी। जब कोई भी इंडस्ट्री खुलती है तो वहाँ से और भी बहुत सारे बेनिफिट जो है वो मिलते हैं, तो ये सब यहाँ से नोट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हाउ मेनी कास्ट आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि यहाँ पर बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के रूप में जो है वो कितनी जातियां जो हैं वो शामिल हैं। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितनी जातियां जो हैं वो अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित हैं, तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो राजस्व मंत्री हैं जगत सिंह नेगी, उनके द्वारा एक बात कही गई। उनके द्वारा कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में जो है 56 यानी कि 56 जो है वो जातियां ऐसी हैं जो कि अनुसूचित जाति के रूप में जो है वो यहाँ पर अधिसूचित हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 56 हैं और इसके बारे में एक अलग से डाटा दिया गया था। हम यहाँ से जो है वो क्या क्या जान सकते हैं। एक तो हम यहाँ से 2021 का जो सेंसस हुआ है उसके बारे में जो है वो जान सकते हैं। उसके बारे में क्या जानने को मिलता है, हम उसके बारे में ये जान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसका कितना % जो है वो शेड्यूल कास्ट जो है वो कवर करती है। एक हम बात ये जान सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन की, तो शेड्यूल कास्ट जो कवर करती है वो करती है पूरी पॉपुलेशन का 25.19%। ये ध्यान रखें। अगर पूरी ही पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की 68,64,602, तो उसमें से जो है वो 17 लाख, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, 17,29,252 इतनी जो है वो पॉपुलेशन क्या है, वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर आती है। और शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में भी जो है वो मेल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, फीमेल जो है वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो अलग से बनता है कि कितनी मेल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, कितनी फीमेल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। अगर मेल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात की जाती है तो वो कितनी है, वो है 8,76,300 इतनी जो है वो मेल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। और फीमेल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी है,
वो है 8,52,952। तो ये टेंटेटिव का डाटा आपने ध्यान रखना है कि इतनी जो है वो मेल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है टोटल, इतनी मेल है, इतनी फीमेल है। हिमाचल प्रदेश में 56 अनुसूचित जातियां जो है वो यहाँ पर जो है वो जो रजिस्टर हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इतनी जो है वो अधिसूचित की गई हैं यहाँ पर, ये कह सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने बताया कि ये डाटा किसके द्वारा दिया गया है, राजस्व मंत्री के द्वारा जो है वो दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के राजस्व यानी कि रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो कौन है, वो जो है वो जगत सिंह नेगी हैं। अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गिरिराज पत्रिका में इस वर्ल्ड के हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल के बारे में भी जो है वो जानकारी जो है वो दी गई थी। अब वर्ल्ड का हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है उसको भी जानेंगे, उसका नाम क्या है वो भी जो है वो जानेंगे। ये जो है वो किन्नौर जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। और यूला कांडा इसका नाम है, यूला कांडा में ये स्थित है। यूला कांडा, ये ध्यान रखना है, ये जो है वो किन्नौर में स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा कृष्ण का मंदिर जो है वो यहाँ पर स्थित है। इसके बारे में जानते हैं। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है वो तीर्थ यात्राएं होती हैं और लोग जो है वो तीर्थ यात्राओं पर जाते भी हैं। अब अलग अलग जो है वो लोगों के विचार हैं इनको लेकर। तो यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक रास्ते पर इंसान चलता है, शांति के लिए जो है वो लोग यहाँ से एक राह ढूंढने की कोशिश करते हैं। किन्नौर जिले में अगर बात करें, यूला कांडा एक जगह का नाम है। यहाँ पर जो है वो एक अद्भुत स्थान है जहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। और ये जो विश्व का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है ना, ये जो है वो 12,000 फीट की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। कितनी? 12,000 फीट की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। और 12,000 फीट की ऊंचाई पर जो है वो एक तालाब के बीच में जो है ये स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। ये यात्रा किन्नौर जिले के यूला गांव से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यूला में जो है वो प्रॉपर बस स्टैंड है। यूला से स्टार्ट होकर जो है ये यात्रा फिर आगे की ओर बढ़ती है जहां तक ये मंदिर है। और ये मंदिर जो है वो प्रॉपर एक झील में जो है वो आता है। यहाँ पर इसके बारे में और तो यही दिया गया था कि जब आप रास्ते में जाएंगे तो आपको क्या क्या यहाँ पर देखने को जो है वो मिलेगा। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है अभी नहीं कि रास्ते में जाएंगे तो जी क्या क्या देखने को मिलेगा, वो तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर हम किन्नौर जिले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर जो है ज़रूर ऐड करेंगे। देखिए, किन्नौर हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका एरिया जो है वो 6,401 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये पूरे हिमाचल के एरिया का 11.50% जो है वो कवर करता है। अगर हम किन्नौर जिले की बात करते हैं, जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 1948 में, तब ये हिमाचल प्रदेश का जो है वो एक जिला नहीं हुआ करता था। इसको एक जिले के रूप में जो है वो 1960 को जो था वो बनाया गया था। 1960 को एक जिले के रूप में जो था वो बनाया गया था। किन्नौर में जो है वो अलग अलग किले भी जो है वो आते हैं। किन्नौर में जो है वो कामरू किला आता है, किन्नौर में जो है सपनी किला आता है, किन्नौर में जो है वो सांगला किला जो है वो आता है। किन्नौर में जो है वो हांगरंग वैली जो है वो किन्नौर में जो है वो आती है। किन्नौर में रोपा वैली भी जो है वो आती है। और किन्नौर में रिब्बा भी एक स्थान आता है। रिब्बा को जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स भी जो है वो बोला जाता है। और किन्नौर का जो लास्ट विलेज है जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर आता है, उसको चितकुल नाम से जो है वो जानते हैं, जो लगभग 11,319 फीट की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। किन्नौर में उरामिंग टेम्पल एक आता है। किन्नौर में जो है वो जो डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं उनमें चंपा और चासिम जो है वो मुख्य डांसेस जो है वो आते हैं। किन्नौर में जो है वो किन्नौर को जो है वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप से जाना जाता है। इन किन्नौरी लैंग्वेज अगर हम बात करते हैं तो गांव को किन्नौरी लैंग्वेज में जो है देशांग जो है वो बोला जाता है। किन्नौर में जो है गांव को जो है वो देशांग जो है वो बोला जाता है। कामिलागा पास जो है किन्नौर में आता है, जो कि किन्नौर को गढ़वाल से जो है वो आपस में जोड़ता है। किन्नौर में अगर हम बात करते हैं कि किन्नौर, मैंने अभी कहा था ना आपको कि किन्नौर को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो तिब्तिन किन्नौर को किस नाम से जानते हैं? तिब्तिन लोग जो किन्नौर को बोलते हैं वो खुन्नू कहकर जो है ये किन्नौर को पुकारते हैं। यहाँ पर लिप्पा मोनेस्ट्री आती है, जांगी मोनेस्ट्री आती है, चांगो मोनेस्ट्री आती है, यहाँ पर कानम मोनेस्ट्री जो है वो आती है। तो ये मुख्य यहाँ पर जो है वो मोनेस्ट्रीज यानी कि यहाँ पर जो है वो गोम्पे आते हैं। यहाँ पर जो है प्राशला पीक आती है, किन्नौर में स्थित है। सुरंग और नाको लेक्स आती हैं, ये भी किन्नौर में स्थित है। ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर को जो है वो किन्नौर में जो है वो डोमांग जो है वो बोला जाता है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट किन्नौर के बारे में जो है वो एक साथ ध्यान रखने, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है।
इन पॉइंट को मिशन एलाइड में हम बहुत बार रिवाइज भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1947। देखो लिटरेसी रेट के बारे में क्यों गिरिराज पत्रिका में आया, पहले हम वो जानते हैं। गिरिराज पत्रिका में लिटरेसी रेट के बारे में आने के पीछे के दो रीज़न हैं। एक तो रीज़न ये है कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो फुली लिटरेट स्टेट जो है वो घोषित किया गया। जब सितंबर महीने की पहली गिरिराज पत्रिका आई थी तब तक नहीं किया गया था, परंतु दूसरी जब एडिशन इसका आएगा तो तब तक हम पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को कि हिमाचल जो है वो फुली, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि फुली लिटरेट स्टेट बना, वो कैसे बना, क्या क्या पूरी बातें हैं। परंतु हिमाचल की यात्रा के बारे में यहाँ पर दिया गया था कि शिक्षा में हिमाचल ने जो है वो काफ़ी सुधार किया है, शिक्षा की गुणवत्ता में, जिसको क्वालिटी एजुकेशन बोलते हैं, उसके ऊपर काफ़ी फोकस जो है वो किया गया है। 2021 की अगर हम बात करते हैं, 2021 में हिमाचल पूरे इंडिया में 21 नंबर पर जो था वो हुआ करता था अगर हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। परंतु अभी एक डाटा आया है, वहाँ पर पता चलता है कि हिमाचल जो है वो 5वें नंबर पर जो है वो पहुँच गया, 5th नंबर पर पहुँच गया, जिसके बारे में हम क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इसी आर्टिकल में ये भी दिया गया था कि 1947 में हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट होता था वो केवल और केवल मात्र 7% जो था वो हुआ करता था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। अगर आपको पता है तो जनगणना जो है वो हर 10 साल के बाद होती है। जो 1948 में जब हिमाचल बनाया गया तो 1948 के बाद जो जनगणना हुई वो कौन सी जनगणना हुई, तो 1948 के बाद सीधी जनगणना 1951 में जो था वो हुई थी। और 51 की जो जनगणना थी उसके बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में आपने पहली बात ये ध्यान रखनी कि 1951 की जनगणना के अनुसार जो है वो हिमाचल का साक्षरता दर कितना था। 1951 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का साक्षरता दर जो है वो 7.98% जो था वो एग्जैक्टली था। कितना, 7.98% ये एग्जैक्टली था। इसमें से जो है वो मेल लिटरेसी रेट कितना था, फीमेल लिटरेसी रेट जो था वो कितना था। मेल और फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल लिटरेसी रेट जो था वो इसमें से जो था वो कितना था, वो था 11.94%, 11.94% ये मेल था। फीमेल की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 4.02% जो था वो यहाँ पर था। आप 7.98 लिटरेसी रेट का मतलब समझते हैं कि पूरे 100 लोग अगर हैं तो उनमें से 7.98 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। और लिटरेसी की डेफिनेशन तो आपको पता है, जो पढ़ मतलब आमतौर पर पढ़ सकता है, जो अक्षरों को पहचान सकता है, वो लिटरेट माना गया। अगर हम बात करते हैं 1971 की, जब हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो दिया गया था और हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का 18वें नंबर का राज्य बन गया था। 1971 में हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना था, उस टाइम हिमाचल का लिटरेसी रेट जो था वो 31.71% जो था वो हो गया था, जाकर 31.71% हो गया था। और इसमें से भी मेल लिटरेसी रेट उस टाइम जो था वो 43.19% था। और फीमेल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं उस टाइम तो वो जो था वो 20.23% था, 20.23% वो उस टाइम था। तो मेल फीमेल लिटरेसी रेट भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ये सब आपको यहाँ से पता चल गया, चलो ठीक है, लिटरेसी रेट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। अगली बार जब हिमाचल फुली लिटरेट स्टेट घोषित हो जाएगा तो वो हम जानेंगे ही जानेंगे। परंतु लिटरेसी डे भी जो है वो बनाया गया, वर्ल्ड लिटरेसी डे भी मनाया गया, जिसका मैंने टेलीग्राम पर क्यूज भी जो था वो डाला था लिटरेसी डे के बारे में। अच्छा, वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है वो कब मनाया जाता है? हर साल जो है ये वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है वो सितंबर के महीने में जो है वो मनाया जाता है। और सितंबर के महीने में अगर हम बात करें कि कब मनाया जाता है तो 8 सितंबर को जो है वो हर साल ये वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन हो और मेरिट में आपको अपना एक प्रॉपर रैंक देखने को मिले, तो ये टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली है। जैसे कि आपने देखा था कि PGT में बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने जो है वो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो वहाँ पर सक्सेस हो पाए पेपर 1 में। अब जिन्होंने मेहनत की थी और एक प्रॉपर अपनी स्टडी को शेप नहीं दे पाए, अब उनके पास से वो मौका जा चुका है, अभी TGT का मौका है। तो इसमें आप खुद के सोर्सेज को यूटिलाइज करके जो है वो अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे के जो है वो एक अच्छा रैंक ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन देखिए आप अगला, बोलते हैं व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ये PM गति शक्ति भी जो है वो चर्चा में आया। क्यों ये चर्चा में आया? हालांकि ये एक नेशनल लेवल की जो है वो स्कीम है, परंतु फिर भी चर्चा में आया। चर्चा में आने के पीछे का रीज़न ये है
कि ये जो PM गति शक्ति योजना है इसके तहत हिमाचल की 5 सड़कें जो हैं वो चयनित जो है वो की गई हैं। ग्राम पंचायत एक ओगली आती है, इसमें जो है वो जनसभा हुई और जो हमारे लोक निर्माण मंत्री हैं विक्रमादित्य, उनके द्वारा जो है प्रोजेक्टों का जो है वो अलग अलग बात की गई। तो केंद्र सरकार की PM गति शक्ति योजना के तहत 5 सड़कों का चयन जो है वो किया गया है, तब ये चर्चा में जो है वो आया। अभी PM गति शक्ति योजना जब सड़कों से संबंधित है तो ऑब्वियसली ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फोकस करती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। किसके ऊपर ये बात करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो बात करती है। अब PM गति शक्ति के बारे में जो है हम जानेंगे। ये जो PM गति शक्ति योजना है ना, इसको लॉन्च कब किया गया था ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये लॉन्च कब हुई थी। तो ये जो है वो 2021 में जो था वो लॉन्च हुई थी। PM गति शक्ति एक नेशनल मास्टर प्लान था जो कि 2021 में जो था वो लॉन्च किया गया था। और ऐसे योजनाओं के बारे में पूछा भी जाता है कि ये योजना कौन सी योजना कब लॉन्च होता वो की गई थी। जब बात हो ही रही है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो हिमाचल में ना बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। खासकर यहाँ पर जो है वो 4 लेन बनाने के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि 4 लेन बनाना कितने हद तक जो है वो सही है? पहले आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ से मनाली वाला जो 4 लेन बना है, हालांकि उसके जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंस रहती होंगी, परंतु फिर भी एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ही डेंजरस जो है वो एक साबित हुआ है। उसने प्रॉपरली एग्जाम्पल देकर बता दिया है कि अगर एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। अब वैसे ही प्रोग्राम हमें कहीं और भी देखने को मिल रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, वो आपको ज़रूर कमेंट कर बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वजीर राम सिंह पठानिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये वजीर राम सिंह पठानिया भी क्यों चर्चा में आए उनके बारे में पहले ये जान लेते हैं। देखिए, वजीर राम सिंह पठानिया चर्चा में आने के पीछे का रीज़न ये है कि वजीर राम सिंह पठानिया को जो है वो स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने के लिए जो है वो अभी पैरवी जो है वो की गई है। अब इनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले, इसको लेकर विधानसभा में मुद्दा उठ गया। अब विधानसभा में जब ये मुद्दा उठा तो ये चर्चा में जो है वो आए। वीर राम सिंह पठानिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। एग्जैक्टली तो उस टाइम नूरपुर रियासत हुआ करती थी, नूरपुर रियासत से जो था ये हुआ करती थी। बात 1857 के विद्रोह के समय की है, जब मंगल पांडे, नाना साहिब हो गया, बेगम हजरत महल हो गया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गया, इन सभी ने अपना योगदान जो था वो उस टाइम दिया था। परंतु 1857 से लगभग 10 साल पहले की ये बात है कि हिमाचल के कांगड़ा के नूरपुर में एक वीर योद्धा हुआ करता था जिसका नाम राम सिंह पठानिया था। जो राम सिंह पठानिया था ये नूरपुर के राजा हुआ करते थे। वीर सिंह जो है नूरपुर के राजा हुआ करते थे। यहाँ पर इनका देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद ब्रिटिश सरकार क्या करती है, नूरपुर पर कब्जा कर लेती है। अब ये नूरपुर पर कब्जा कर लेती है, कब्जा करने की पूरी कोशिश की जाती है क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। अब वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट वाली नीति आपने पढ़ी होगी, उनके कोई संतान नहीं थी। उस समय जो है वो वजीर जो है वो खानदार से वजीर जो था वो बनते थे। मतलब किसी का अगर कोई व्यक्ति वजीर है तो उसका पुत्र आगे चलकर वजीर बन जाता था। तो राम सिंह पठानिया थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उस टाइम जो था वो विद्रोह कर दिया। इन्होंने 1847 में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ भी लड़ी। अंग्रेजों के साथ जो लड़ाइयाँ इनके द्वारा लड़ी गई उसमें इन्होंने जो है वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जो है वो इस्तेमाल किया और लगभग इन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पर मात दे ही दी थी। अब अंग्रेजों को लगभग यहाँ पर मात दे ही दी गई थी, परंतु क्या होता है कि इनका एक दोस्त था, एक व्यक्ति था जिसके द्वारा गद्दारी की गई और उसकी गद्दारी के कारण ये पकड़े जाते हैं तो अंग्रेजों के हाथ एक बार लग जाते हैं। उनको बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारे कष्ट जो हैं वो दिए जाते हैं। उसके बाद इनको रंगून ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। काले पानी की सज़ा पहले दी गई, फिर रंगून भेज दिया गया, फिर बहुत ज़्यादा कष्ट इनको दिए गए और 1849 के आसपास ये सूरवीर व्यक्ति जो है वो सिर्फ 24 साल के हुआ करते थे और इनको जो है वो शहादत प्राप्त हो गई थी, शहीद हो गए थे। तो इसलिए इनकी पैरवी की जा रही है अभी कि इनको जो है वो स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। जैसे कि हमने पिछली एडिशन में पढ़ा था गिरिराज पत्रिका की YS परमार को जो है वो भारत रत्न जो है वो मिलना चाहिए। इसके लिए जो है वो एक विधेयक जो है वो पारित किया गया। उसको लेकर जो है वो एक मतलब बहुमत से जो है वो एक सर्वसहमति से जो है वो एक विधेयक टाइप में जो है वहाँ से जो था वो पारित किया गया था हिमाचल विधानसभा से। YS परमार भी हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे और लगभग 4 बार जो था वो हिमाचल के मुख्यमंत्री जो था वो रहे थे।
अब हिमाचल के निर्माताओं में भी इनका नाम आता है, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो विचार करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर कि सूतक टेक प्लेस ड्यूरिंग द बर्थ और पातक टेक प्लेस ड्यूरिंग द डेथ। तो देखो हिमाचल में अलग अलग कस्टम आते हैं, अलग अलग जो है वो यहाँ पर जो है वो रीति रिवाज जो है वो आते हैं। तो सूतक और पातक ये भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में होते हैं। सूतक पातक की बात करते हैं तो एक जन्म से जुड़ा हुआ है, एक मृत्यु से जो है वो जुड़ा हुआ है। सूतक जो है वो बर्थ से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सही यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। और पातक जो है वो बर्थ से ना जुड़कर ये डेथ से जुड़ा हुआ है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर जो है वो सही जो है वो दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, हम थोड़े से पॉइंट्स निकाल कर डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हमें हमारे कल्चर के बारे में जानकारी देते हैं। आपको पता है कि जन्म और मरण जो है वो जीवन के दो पहलू हैं, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। अब कहा जाता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल नासमझ होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है, उसको ना पता होता है कि वो कहाँ पर है, ना उसको ये पहचान होती है किसी की भी, ना उसको अपने का पता, ना उसको पराये का पता, ना उसको खाने का पता, ना उसको पीने का पता। और जब मृत्यु होती है इंसान की तो मनुष्य जो है वो उसका अस्तित्व बिल्कुल पूरी तरह से जो है समाप्त हो जाता है। तो कहा जाता है कि जिस घर में बच्चे का जन्म होता है या जिसमें मृत्यु हुई है उसको जो उस घर को जो है वो पवित्र माना जाता है, वहाँ के लोगों को, उस परिवार को जो है पवित्र जो है अपवित्र जो है वो माना जाता है, उसको अपवित्र माना जाता है। और जो भी लोग होते हैं वो कुछ टाइम तक उस घर के हाथ का नहीं खाते। ठीक है, कुछ भी नहीं खाते उनका। तो जो बच्चे का जन्म है वो सूतक कहलाता है, जबकि किसकी मृत्यु को जो है पातक बोलते हैं। सूतक और पातक ये दोनों जो है उस समय अवधि के लिए होते हैं, कुछ दिनों के लिए होते हैं। कम से कम 15 दिनों के बीच ही जो है वो इनकी जो टेन्योर रहता है, कम से कम 15 दिनों तक जो है ये रहता है। कुछ दिन बाद जो है वो गृह की शुद्धि की जाती है, पूजा पाठ जो है वो की जाती है, पंडित को घर में बुलाकर जो है वो एक पूजा करवाई जाती है प्रॉपर वे में, और उससे जो है वो शुद्धि जो है वो हो जाती है, ये कहा जाता है। तो ये जर्नल से यहाँ पर जो है वो हिमाचल में होते हैं। जैसे अलग अलग तरह के अलग अलग रिवाज हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखना था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 और 2 हो जाएगा। इतना सही जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, अब हमारे पास ना कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर में हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला से एक वीर थे जिनको जो है वो वीर चक्कर जो है वो दिया गया है। उनका नाम यहाँ पर पूछा गया है कि किसको नामित जो है वो किया गया है। तो गिरिराज पत्रिका में हम 2 बार पढ़ चुके हैं पिछले महीने। उनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह, ये ध्यान रखना है। शिमला जिले से जो है वो संबंधित है और इनको वीर चक्कर से जो है वो सम्मानित किया गया है या फिर नामित किया गया है, और मुख्यमंत्री के द्वारा बधाई दी गई थी, तब भी ये चर्चा में जो था वो पिछली बार आया था। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा बांध कौन सा है? तो सबसे छोटा बांध पंडोह बांध है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस जब गिरिराज पत्रिका में दी जाते हैं तो उनमें थोड़ी सी करेक्शन भी टाइम टू टाइम जो है वो होती रहती है। कोई करेक्शन होने पर आपको ज़रूर इंटीमेट किया जाएगा। आगे बोलते हैं झांझर हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित एक नृत्य है? झांझर नृत्य हिमाचल प्रदेश में जो है परफॉर्म किया जाता है और चंबा जिले में ये परफॉर्म जो है वो किया जाता है झांझर। आगे बोलते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पटना में हुआ करता था पहले, फिर इसको पटना से शिमला जो है स्थानांतरित किया गया। कब स्थानांतरित किया गया था? तो इसको 1956 के करीब जो था स्थानांतरित किया गया था। तो हम बहुत बार पढ़ते हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI, ये कहाँ पर स्थित है? ये शिमला के कुफरी में स्थित है। वैसे कई बार कुफरी ना ऑप्शन में देकर बेमलोई भी ऑप्शन में दिया जाता है, तो ध्यान रखना है कि बेमलोई में भी जो है वो इसका जो है वो ऑफिस स्थित है और वहाँ पर एक बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट बेमलोई। अगला क्वेश्चन देखिए, शिमला में जो बोलते हैं जो शिमला में निर्मित वाइसरेगल लॉज को किसने डिज़ाइन किया था? वाइसरेगल लॉज ये वही भवन है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है और इसको हेनरी इरविन के द्वारा जो था वो डिज़ाइन किया गया था। हेनरी इरविन व्यक्ति का नाम था, ये हेनरी इरविन थे डिज़ाइन करने वाले। आगे बोलते हैं 18वीं सदी में जो है वो त्रावणकोर की राजधानी कौन सा नगर में हुआ करती थी? तो ये त्रिवेंद्रम में जो था वो हुआ करती थी। नीति आयोग में जो है बोलते हैं इसके साखी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो भारत के प्रधानमंत्री जो है वो होते हैं। विश्व पवन दिवस, वर्ल्ड विंड डे की यहाँ पर बात की जा रही है। ये कब मनाया जाता है? जून के महीने को 15 जून को मनाया जाता है।
भारत के कौन से राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा हैं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इसका हिस्सा है। अच्छा, नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ये आप कमेंट कर कर बताएंगे। हम बहुत बार अभ्यास सीरीज में नदियों के बारे में रिवाइज कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एक हॉर्स पावर इनके अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? एचएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होती है। आगे बोलते हैं मूंग, मक्का, आलू, गेहूं कैसी फसल पद्धतियों के उदाहरण हैं? तो ये रिले फसल पद्धति के उदाहरण जो है वो आते हैं। डिग पास किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो डिग पास जो है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। आगे बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रॉ बोला जाता है, RAW, बोलते हैं इसका नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसका नया प्रमुख जो है पराग जैन को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये शिखर धवन की जो है वो आत्मकथा है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर का क्या नाम है? तो 7 नंबर के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई उसका मस्कट क्या है? गज सिम्हा जो है वो उसका मस्कट है। गज सिम्हा का नाम ध्यान रखना है, ये इसका मस्कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मणिमहेश यात्रा एवरी ईयर स्टार्ट इन विच मंथ? तो बोलते हैं कि मणिमहेश यात्रा हर साल जो है वो किस महीने में शुरू जो है वो होती है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, अभी आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि मणिमहेश यात्रा जो है वो हर साल कौन से महीने में शुरू होती है। इन 4 में से अपना आंसर कमेंट कर बता दीजिए। और टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।